और अब वक्त यूपी प्राइम का है। उत्तर प्रदेश की सड़कों और एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए योगी सरकार नया इंतजाम कर रही है। इसके चलते मुश्किल के वक्त पर मदद के लिए पुलिस जवान तैनात रहेंगे और इस प्रोजेक्ट के तहत हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा और सहयोग के लिए यूपी 112 के जवानों की तैनाती होगी। हाईवे और एक्सप्रेसवे पर पुलिस को तैनात कर यात्रियों की सुरक्षा और सहयोग सुनिश्चित करने वाला यूपी देश का पहला राज्य होगा। वहीं योगी सरकार के इस फैसले को पर्यटन से जोड़कर भी देखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक हाईवे पर तैनात जवानों की जिम्मेदारी रास्ते पर गुजरने वाले यात्रियों की जरूरत के मुताबिक मदद करना होगी। साथ ही किसी तरह का हादसा होने पर पुलिस के कर्मचारी मदद करेंगे। इस योजना के पहले चरण में योगी सरकार ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर ट्रायल के तौर पे यूपी 112 की तैनाती कर दी है और हाईवे पर 112 सेवा की कुल 18 पीआरवी तैनात की गई हैं और ट्रायल कामयाब होने के बाद दूसरे चरण में यमुना एक्सप्रेसवे पर यूपी 112 की तैनाती की जानी है। तो यात्रियों की सुरक्षा के लिए जवानों की तैनाती की जाएगी। दुर्घटना होने पर पुलिस के जवान यात्रियों की मदद करेंगे। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बद्री विशाल धाम तक पहुंचे, जहां उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। दोनों मुख्यमंत्रियों ने धाम में प्रवेश कर विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बद्री धाम में 11 करोड़ 50 लाख की लागत से बनने वाले उत्तर प्रदेश पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास किया, जिसमें 40 कमरे व कई सुविधाएं मौजूद होंगी। उत्तराखंड के चारों धाम पर्यटन विकास की दृष्टि और श्रद्धालुओं की श्रद्धा और आस्था को सम्मान में ध्यान में रखते हुए आज की आवश्यकता के अनुरूप विकास की जिन नई ऊंचाइयों को छूते हुए दिखाई दे रहे हैं, वह अत्यंत सराहनीय और अभिनंदनीय है। मैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार के इन सभी कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें उत्तराखंड विकास के लिए किए जा रहे उनके प्रयासों के लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच बहुत सारे विवाद पिछले 18-20 वर्षों से चले आ रहे थे। नए राज्य के बनने के साथ ही ये विवाद भी साथ में चले आए थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अपनी रचनात्मक और सकारात्मक पहल से इन सभी समस्याओं का समाधान एक सम्यक रूप से करने में सफलता प्राप्त की है और आज इसी का परिणाम है कि हरिद्वार में अलकनंदा होटल जो उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम का था, पिछले 19-20 वर्षों से विवाद था। उत्तर प्रदेश सरकार ने और उत्तराखंड सरकार इसी सहमति के आधार पर तय किया अलकनंदा उत्तराखंड सरकार सौंपे और उत्तर प्रदेश वहां पर उसी के बगल में नया भागीरथी रूप में बनाएगा और आज वह पूर्ण हो चुका है। हरिद्वार कुंभ के पहले हम उसे जनता को समर्पित करेंगे। इसी क्रम में उत्तराखंड में पर्यटन की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अपना योगदान देगी। पर्यटन विभाग के द्वारा एक नए पर्यटन आवास गृह यहाँ पर बद्रीनाथ धाम में भी यह स्वीकृत किया गया है। पिछले लगभग 1 वर्ष से एक कार्यक्रम हमारा बन रहा था कि बद्रीनाथ में जाकर के इस कार्यक्रम का शुभारंभ होना चाहिए, लेकिन वैश्विक महामारी के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा था। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं यहाँ पर आपके बीच में उत्तर प्रदेश और देश की श्रद्धालु जनों की श्रद्धा का सम्मान करने के लिए इस पर्यटन आवास गृह के भूमि पूजन के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। हमको कहीं यहाँ पे रहना था,
लेकिन कल आप देखा होगा मौसम कितना विपरीत था, और भले ही हम लोगों को देखने के लिए विपरीत लग रहा हो, लेकिन उत्तराखंड की दृश्य बहुत अनुकूल था। यहाँ की किसानी के लिए, बागवानी के लिए, पर्यटन की संभावनाओं के लिए बाबा केदारनाथ जी का और भगवान बद्रीनाथ जी का आशीर्वाद यहाँ की जनता को और श्रद्धालु जनों को प्राप्त हो रहा था। इसलिए हम लोगों ने एक दिन कार्यक्रम स्थगित करते हुए आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं यहाँ की जिलाधिकारी, यहाँ के पुलिस अधीक्षक, उत्तराखंड सरकार के सभी अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी समेत विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने कल भी बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया था, रखा था, लेकिन मौसम की विपरीत परिस्थितियों के कारण कार्यक्रम स्थगित हुआ था। आज हम सब आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उत्तराखंड हमारे लिए कोई नया क्षेत्र नहीं है, ये मेरी जन्मभूमि भी है, और इसलिए से मैं अपना बचपन उत्तराखंड में ही करा था, और उत्तराखंड जब भी मुझे आने का अवसर प्राप्त होता है मुझे बहुत अंतःकरण से आनंद की अनुभूति होती है। और मैं आज यहाँ पर पिछले 3 दिनों से न केवल यहाँ के तीर्थ स्थलों के दर्शन करने का सौभाग्य अर्जित कर रहा हूँ, बल्कि बचपन में जो यहाँ के पकवान मिलते थे उनको भी आनंद ले रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा हमें लगा, ये पर्यटन आवास गृह यहाँ पर कार्य अब जो नया सीजन प्रारंभ होगा उसके साथ ही हम लोग प्रारंभ कर देंगे। तब तक हमारी पूरी टीम को यहाँ पर अपनी तैयारी करने का एक अवसर प्राप्त हो जाएगा, और हमारा प्रयास होगा कि हम 1 वर्ष के अंदर इस कार्य को पूरा कर देंगे। अभी हम लोग जब भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए गए थे तो वहाँ पर मैंने इस बात को देखा है कि भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के साथ ही इस पावन धाम में अनेक संतों ने, योगियों ने अपनी साधना से, अपने तप से इसको पवित्र किया है। आज के इस अवसर पर हम लोग यहाँ पर जिस पर्यटन आवास गृह का निर्माण करने जा रहे हैं, इस समय सीमा के अंदर संपन्न हो, उत्तर प्रदेश के श्रद्धालु जनों के साथ साथ देश के श्रद्धालु जनों को यहाँ पर आवास और पर्यटन की सुविधा उपलब्ध करा सके, और यहाँ पर उनकी आस्था के अनुरूप भगवान बद्रीनाथ जी के और यहाँ के अन्य पवित्र स्थलों के दर्शन करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो सके। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनकी पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को यह भूमि उपलब्ध कराई, और बहुत अच्छे लोकेशन पर यह भूमि है। यहाँ से न केवल आने वाले श्रद्धालुओं को बल्कि यहाँ पर श्रद्धा और पर्यटन दोनों विकास की संभावना को आगे बढ़ाने में उत्तर प्रदेश सरकार अपना योगदान देने में सफल हुआ। और उत्तर प्रदेश सरकार उत्तराखंड के साथ मिलकर के न केवल एक दूसरे के विकास के प्रति, एक दूसरे की सुरक्षा के प्रति, विकास और पर्यटन की उन ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो मौजूद हैं और जो आने वाली संभावनाएं हैं, उन सब के लिए भी हम लोग मिलकर के कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी का और इस बद्रीनाथ धाम के सभी वासियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उत्तराखंड विकास की जिस नए प्रतिमान विकास के स्थापित कर रहा है, इसके प्रति मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और यूपी में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। बीते 24 घंटों में यूपी में कोरोना के 1455 नए केस सामने आए, जबकि इसी दौरान 1338 लोगों ने कोरोना को मात दी, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 22,166 हो गई। प्रदेश में किसानों की फसल की खरीदारी जारी है। इसके स्वास्थ्य प्रसाद और सूचना ने कॉन्फ्रेंस भी की, और क्या उन्होंने सुने। प्रदेश में संक्रमण कम होने से हॉटस्पॉट भी कम हुए हैं, कंटेनमेंट जोन भी कम हो गए हैं, और प्रदेश में कोविड टेस्ट की संख्या वही रखी जा रही है जो पहले थी, उसको बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों का टेस्ट हो सके। और ये केवल त्योहार की वजह से पिछले 2 दिन में टेस्ट कम हुए हैं, लेकिन टेस्ट पुनः 1.5 लाख से ऊपर आ जाएंगे कल के
आपके रिजल्ट में। प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को तेज करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। लगभग अब सभी औद्योगिक गतिविधियां पूर्णतः शुरू हो चुकी हैं। पुरानी इकाइयों को कार्यशील पूंजी की समस्या से निजात दिलाने के लिए बैंकों से समन्वय करके आत्मनिर्भर में लगभग 4,33,000 इकाइयों को 10,850 रुपये के ऋण वितरित किए गए हैं। इसी तरह से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए नई एमएसएमई इकाइयों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। उसके लिए जहां एक और नई इकाइयां स्थापित करने के लिए एक नया एमएसएमई एक्ट लाया गया है, जिस अंतर्गत केवल सीमित मात्रा में प्रपत्र दाखिल करने पर एमएसएमई इकाई के स्थापना का मार्ग खुल जाता है और 1000 दिन तक किसी प्रकार की और अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इस एक्ट के आ जाने से नई इकाइयों में वृद्धि हो रही है और बैंकों द्वारा उनसे समन्वय करके ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लगभग 6,30,000 अभी तक जो है इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में 6,30,000 नई एमएसएमई इकाइयाँ प्रदेश में स्थापित हुई हैं, जिसके लिए बैंकों ने 18,348 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया है। इसी केवल इन्हीं एमएसएमईज के माध्यम से लगभग 25 लाख के से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। इस प्रक्रिया को और तेजी से बढ़ाया जा रहा है और शीघ्र ही एक बहुत बड़ा ऑनलाइन लोन ऋण मेला भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रकार के सभी जहाँ पर कि एमएसएमई बैंकों से सहायता लेने के लिए उन्होंने अनुरोध किया है, बैंक से समन्वय करके उन सभी को जो कि बाइबल और बैंकेबल प्रोजेक्ट हैं उनको स्वीकृत कर वितरण कराया जाएगा और उनके माध्यम से प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। किसानों के से धान क्रय की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अभी तक 121 लाख क्विंटल धान खरीदा जा चुका है, जो कि पिछले साल इसी समय खरीदे गए धान से लगभग दुगने से भी अधिक है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे स्वयं या अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से अपने जनपद में स्थित धान क्रय केंद्रों की निरंतर निरीक्षण करते रहें, समीक्षा करते रहें तथा ये सुनिश्चित कराएं कि किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, उनको अपनी फसल बेचने में कोई कठिनाई ना हो और उनके खाते में धनराशि तुरंत हस्तांतरित हो जाए। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 1,455 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 1,000। अब तक कुल मिलाकर के जो लोग संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किया चुके हैं उनकी संख्या बढ़कर के 4,84,692 हो चुकी है और इस प्रकार प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत अब 94.24% है, 94.24%। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या प्रदेश में 22,166 है। जब हमारा पीक आया था 17 सितंबर को, तब हमारे 68,235 एक्टिव केसेस थे। इसके बाद केसेस प्रदेश में घटने शुरू हुए और निरंतर 3 नवंबर तक केसेस हमारे घटते रहे। 3 नवंबर को केसेस हमारे एक्टिव केसेस घट कर के 22,538 हो गए। उसके बाद से केसेस बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, एक तरह से एक प्लेटो आया हुआ है और 22,000 से 23,000 के लेवल के बीच में ये हमारा इस समय एक्टिव केसेस की संख्या चल रही है। पास के प्रांत में आप जानते हैं कि इस समय एक नई वेव आई हुई है जो कि उनके जो पिछले वेव से उससे ज़्यादा बड़ी है। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि प्रदेशवासी इस समय अत्यंत सतर्क रहें। अब पर्व त्योहारों का भी लगभग समय समाप्त हो चला है। भाई दूज, दिवाली इत्यादि संपन्न हो गया। अब आगे छठ पूजा है, जिसमें भी लोग बाग अपने घर के दायरे में ही इसको पूजन को करें ताकि किसी प्रकार की भीड़ भाड़ नहीं हो। इस समय ये बहुत आवश्यक है कि हम जो प्रदेश में संक्रमण का स्तर है उसको हम और नीचे ले जाएं और किसी भी प्रकार का अगला वेव न आने दें। जो कुल हमारे 22,166 केसेस हैं एक्टिव इस समय, इनमें से 9,775 होम आइसोलेशन में, 2,292 निजी चिकित्सालयों में भुगतान के आधार अपना इलाज करवा रहे हैं और बाकी के मरीज सरकारी व्यवस्था L2, L3 रहते हैं, वहाँ वो इलाज करवा रहे हैं। त्योहारों के कारण से सैंपलिंग पर थोड़ा सा असर पड़ा और हमारी सैंपलिंग की संख्या कल कम रही है।
किंतु अब फिर से जिलों को निर्देशित कर दिया गया है कि सैंपल की संख्या लक्ष्य के अनुसार होनी चाहिए और 1.5 लाख से ऊपर होनी चाहिए। और लखनऊ के बंथरा इलाके के रसूलपुर गांव में जहरीली शराब पीने से अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 7 लोगों की हालत नाजुक है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि कई लोगों ने गांव में ही मौजूद देसी शराब की दुकान से शराब खरीदकर उसे पिया, जहां शराब पीते ही सभी की हालत बिगड़ने लगी और आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां 3 दिन में 6 लोगों ने दम तोड़ दिया। वहीं डीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। दारू कहाँ पिया था? कोटेदार नाम का है? कोटेदार लतीफ? हाँ। गाँव लतीफ नगर? हाँ। अच्छा, कब पिया था? अरे सुबह कल बजे चालू करना है। हाँ 8 बजे। कल 8 बजे। हाँ। शाम को भी पिया था? परसों शाम के नहीं। अच्छा, दारू पीने के बाद ये दिक्कत हुई? हाँ। दारू पीने के बाद दिक्कत हुई है? अच्छा, कितनी पी थी? 100 ग्राम। कौन सी दारू बेचते हैं? देसी। देसी क्वार्टर वाली है कि ऐसे बनाने वाली? मिट्टी तेल की खुशबू आ रही। उसमें मिट्टी के तेल खुशबू आ रही थी? नहीं तो घर पे बनाते हैं कि मोल लाते हैं कहीं से? मोले लाते हैं और मोले लाते देखते थे। अच्छा, क्वार्टर वाली ना? तो उनके घर में ठेका तो है नहीं कि है ठेका? नहीं। अच्छा, चोरी से बेचते हैं? हाँ, ब्लैक में बेचते हैं। अच्छा। बंथरा में 3 लोगों की शराब से मौत के बारे में समाचार प्राप्त होने पे हम लोग सर्वप्रथम मौके पे पहुंच करके वहां पे ऑपरेशन के लिए दबिश दी गई तथा दुकान आसपास की देसी शराब दुकानों का निरीक्षण किया गया और सैंपलिंग किया गया। दूसरी दुकान के बगल में ही थोड़ी दूर एक कोटेदार ननकऊ के यहाँ से शराब बिकने की शिकायत पर वहाँ से पीने पे 3 व्यक्तियों की जो मृत्यु हुई थी उसके घर वालों के बयान भी लिए गए तथा दुकान पे निलंबन की कार्रवाई की गई। उसके पश्चात वहाँ हमारी 4 टीमें निरंतर दबिश कार्रवाई कर रही हैं। दीपावली पर्व के मद्देनज़र अवैध शराब की बिक्री के रोकथाम के लिए दिनांक 6 तारीख से 6/11/2020 से 15/11 तक निरंतर अभियान चलाया गया है और उसमें करीब 463 छापे मारे गए, 90 अभियोग पकड़े गए हैं और 1052 लीटर अवैध शराब पकड़ी गई है और 4000 करीब किलोग्राम महुए का अवैध लहन बरामद किया गया है। और गाजियाबाद में देश के बहुचर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड के मुख्य गवाह अजय कटारा की पत्नी मधु कटारा पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया और लहूलुहान हालत में सड़क किनारे में फेंक हो गया। मधु कटारा के पति अजय कटारा ने गैंग पर मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक सन 2002 16 फरवरी को एक हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिस हत्याकांड को बहुचर्चित हत्याकांड माना गया। हम बात कर रहे हैं नीतीश कटारा हत्याकांड की। उस हत्याकांड के मुख्य गवाह अजय कटारा की पत्नी पर जानलेवा हमला किया गया है। यह सन 2020 है और इस दौरान भी अजय कटारा लगातार अपनी गवाही पर अडिग हैं। हालांकि ये गवाही उनकी जान का जोखिम बन गई है। हम बात कर रहे हैं अजय कटारा की। अजय कटारा हमारे साथ हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आपसे बात करेंगे। अजय जी, आपके लिए ये गवाही कितनी जान का जोखिम बन गई है? अब आपकी पत्नी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, क्या है पूरा मामला? जब से मैंने गवाही दी है, गवाही देने के उपरांत डीपी यादव बार बार मेरे पर जानलेवा हमले करवा रहा है और अपने गुर्गों से बदमाशों से करवा रहा है। 8 बार हमले करवाता है और मेरी सुरक्षा रहती है तो मेरी पत्नी पर हमला कर दिया है और ये डीपी यादव गैंग किसी भी पल मेरे परिवार की हत्या कर देते हैं। ये थे हमारे साथ कटारा, नीतीश कटारा हत्याकांड के एक अकेले मुख्य गवाह। इन्होंने बताया कि लगातार इनकी जान के लिए ये गवाही जोखिम बन गई है और अब ये लगातार अपनी गवाही पर भी अड़े हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि गाजियाबाद पुलिस इस पूरे हमले को किस तरीके से लेती है और आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजती है। गाजियाबाद से जितेंद्र भाटी, प्राइम न्यूज। और कुशीनगर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया गया। पुलिस ने गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2 कार, 2 लैपटॉप और करीब 3.5 लाख रुपए के साथ दस्तावेज बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी लोगों से इन्वेस्टमेंट को 6 महीने में 3 गुना करने का दावा करते थे,
जिन्होंने कई राज्यों में 27,544 लोगों को फाइनेंशियल कंपनी का सदस्य बना रखा है। और लखनऊ पुलिस ने एक ऐसे चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है जो दूसरे राज्य से आकर एक दिन में चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। पुलिस गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि कुछ और आरोपी जो है वो अब भी फरार है। इस गैंग पर हत्या, लूट समेत तकरीबन 100 मुकदमे दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि कार से सवार होकर आरोपी हरियाणा और राजस्थान से निकलते थे और वहीं से अपना टारगेट सेट करके चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। फिलहाल 2 चोर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। अ, 30 अक्टूबर को एक घटना हुई थी गोमती नगर थाना क्षेत्र में एल्डिको ग्रीन्स में। इसके अनावरण के लिए एसीपी गोमती नगर के अंडर में टीम गठित की गई थी, क्योंकि घटना ऐसी थी कि बस एक दिन में घटना हुई और काफ़ी सामान गया था। तो एडीसीपी ईस्ट के पर्यवेक्षण में पूरी टीम ने काम किया। क्राइम ब्रांच की टीम इसमें पूरा सर्विलांस पे एनालाइज कर रही थी। तो इसमें पाया गया कि एक ऐसा गैंग इन्वॉल्व है जो घटना करता है, फिर चला जाता है, फिर घटना कहीं और करता है, फिर आके घटना करता है। तो एक दिन में ये लोग घूम घूम के अलग अलग जगह पे घटना कर रहे थे और कुछ फुटेज वगैरह से हमें क्लू मिला। फिर इसमें मुखबिर लगाए गए, अपनी टीम लगाई गई अगर अलग अलग उसमें। तो एक अंतर्राज्यीय गैंग इसमें पकड़ा गया है, जिसमें 2 अभियुक्त हैं जिनको अरेस्ट किया है हमने। मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि एक लोहिया का जो पिंक बूथ है वहाँ पर एक औरा गाड़ी है जिससे पहले भी ये लोग घटना कर चुके हैं। वो गाड़ी आज फिर रेकी करके घटना करने वाली है। इसमें एक हरियाणा के जनपद महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं सोनू तनवर उर्फ सोमवीर। ये थाना कनीना के रहने वाले हैं। इनके विरुद्ध भी काफ़ी मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं। और वाराणसी दौरे पे पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बिहार मंत्रिमंडल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। मनोज तिवारी ने कहा कि यूपी और बिहार बड़े राज्य हैं जहां डिप्टी सीएम रखने का प्रावधान है। बिहार में महिला डिप्टी सीएम बनाकर नारी सशक्तिकरण का गिफ्ट दिया गया है। वहीं कश्मीर में गुप्कार ग्रुप को लेकर मनोज तिवारी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी को देश को समझने में भूल हो गई। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बहुत बड़े स्टेट हैं। उत्तर प्रदेश तो बहुत ही बड़ा स्टेट है और बिहार भी अगर दूसरे तीसरे नंबर पे हम देखें देश में तो बिहार की आबादी क्षेत्रफल आता है। तो इसलिए डिप्टी सीएम रखने का प्रावधान है। और बिहार में बड़ी खास बात ये हुई है कि बिहार की महिलाओं ने, माताओं बहनों ने एनडीए को विजय दिलाई है। सारे लोगों का सहयोग है, लेकिन महिलाओं की मतदान में करीब 8% इजाफा हुआ है और वो रिजल्ट एनडीए के पास गया। तो मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी जी ने रेणु देवी जी को डिप्टी सीएम बना के बिहार के इतिहास में पहली बार एक बहुत ही सुंदर सुखद कदम बढ़ाया है, जिसमें हम कहते हैं नारी सशक्तिकरण का एक बड़ा कार्य बिहार में हुआ है। और ये बिहार की माताओं बहनों को एक रिटर्न गिफ्ट भी है चुनाव का। और बाकी तारकिशोर जी हमारे डिप्टी सीएम हुए हैं। जैसा हमने पहले से कहा था, बिहार में हमारे बड़े भाई नीतीश कुमार जी हैं और वो मुख्यमंत्री पद का शपथ ले चुके हैं। ये जो 5 वर्ष है वो आत्मनिर्भर भारत में आत्मनिर्भर बिहार की कल्पना के साथ हम लोग साकार करने वाले हैं। और हमारी चुनौती जो है कि हर हाथ को काम हो, वो हम करके रहेंगे 5 वर्षों में, ऐसा हमारा लक्ष्य है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।